Hello students, welcome back to Prepon. This is session number 6 for EPFO revision MCQs. We are discussing questions on Indian history and Indian polity. 5 sessions हम कर चुके हैं. Quite a good number of questions. Good questions we have discussed. जिनके डिस्कशन से आपको अदरवाइज भी काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा. Very useful questions for all the exams you are going to appear in the coming days. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following series of treaties is arranged in correct chronological order starting from the earliest one? सबसे पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते जाइए आप, ट्रीटी ऑफ रंगापट्टनम और ट्रीटी ऑफ बसीन, ये 3 ट्रीटी हैं. इनके ऑर्डर को चेक करिए और बताइए इनमें कौन सा पहले हुआ था, फिर बाद में. एट योर एंड उनको करते रहिए. सो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, आफ्टर दिस द बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी हुई थी उसमें भारतीय राज्यों के ऊपर थोपी गई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765. ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम व्हेन टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. एंड ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 पेशवा बाजीराव टू के साथ साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1765 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, 1792 टीपू सुल्तान के साथ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम एंड ट्रीटी ऑफ बसीन इन द पेशवा बाजीराव टू. सो इस ऑर्डर में ट्रीटी हुई थी. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन बिटवीन इंडियन स्टेट्स एंड कंपनी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर. टीपू सुल्तान के साथ साइन हुई है, ये कॉर्नवालिस ने साइन की है, और 1802 में पेशवा बाजीराव टू के साथ साइन हुई है. ये पेयर्स हैं, इनको करेक्ट फाइंड आउट कीजिए कौन सा करेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड है. इस पे ध्यान दीजिएगा, कई बार यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर सिली मिस्टेक हो जाती है. ऑल इंडिया एजुटेशन फॉर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, एंड ऑफ पैटर्नेज फॉर एंट्री इनटू सिविल सर्विसेज, और ट्रेनिंग कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज एट फोर्ट विलियम. सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के लिए पूरे भारत में एक एजुटेशन किया है. अब कंपनी में कंपटीशन होगा, सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन होगा, सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कहने से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा. और सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग कॉलेज बनाया गया है फोर्ट विलियम में. तो कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? ये सही है. 1876-77 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंडर हिज इंडियन एसोसिएशन लेड एन ऑल इंडिया एजुटेशन फॉर रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज. लिटन ने क्या किया है, सिविल सर्विसेज में अपियर होने की एज कम कर दी है ताकि इंडियंस सिविल सर्विसेज से एक्सक्लूड हो जाएं. तो उन्होंने पूरे भारत में एक एजुटेशन चलाया है कि रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि मोर इंडियंस कैन बिकम पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज. 1853 के चार्टर कानून में ऐसा हुआ था कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए अब कंपटीशन देना होगा जो लंदन में हुआ करेगा. पैटर्नेज का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो ये गलत. इट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, नॉट 33. और वेलेस्ली ने इस्टेब्लिश किया है ट्रेनिंग कॉलेज एट फोर्ट विलियम फॉर सिविल सर्वेंट्स. बाद में ये हेलीबरी में, फिर बाद में ट्रेनिंग हेलीबरी में इंग्लैंड में हुआ करेगी. तो सेकंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्टली मैच्ड. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द दस्तक पासिस क्या थे? दस्तक क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में बताएंगे आप. दस्तक क्या था? फ्री ट्रांजिट पास विद पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज ऑन सिलेक्टेड गुड्स एट टोल्स. कुछ फ्री ट्रांजिट पास विद पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज ऑन, कुछ सामान पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज बाकी सामान फ्री निकाल दिया जाएगा. ये है दस्तक. या फ्री ट्रांजिट पास विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूज एट टोल्स फॉर कंपनी, या फिर फ्री ट्रांजिट पास फॉर कंपनीज ट्रेड एंड प्राइवेट ट्रेड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, ये है. या फिर फ्री ट्रांजिट पास इशूड बाय द कंपनी फॉर इंडियन मर्चेंट्स इन कलकत्ता, या कलकत्ता में जो भारतीय व्यापार करने आते हैं उनको कंपनी पास जारी करती है, वो दस्तक है. या ट्रांजिट पास है कंपनी मर्चेंट्स के लिए भी, भारतीय मर्चेंट्स के लिए कस्टम टोल पे, या फिर कुछ सामान पे टोल लगेगा, कुछ पे नहीं लगेगा,
या फिर कोई भी टोल नहीं लगेगा कंपनी के मर्चेंट्स के लिए। तो बी इज़ द आंसर। कंपनी को 10 तक पासेस जारी कर दिए गए हैं। 1717 का फरमान जारी कर दिया है एम्परर फर्रुख सियार ने, जिसके तहत कंपनी का जितना भी सामान है जो एक्सपोर्ट के लिए है उस पर कस्टम ड्यूटी पे, टोल्स पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कंपनी एक मुश्त एनुअल बेसिस पे पेमेंट दे देती है ताकि उनका मूवमेंट फ्री हो जाए। तो दिस इज बी इज़ द आंसर। 10 तक पासेस वर इशूड टू द कंपनीज मर्चेंट्स, कंपनी को दिए जाते थे और कंपनी के व्यापार के लिए, ये इंडियन मर्चेंट्स के लिए नहीं हुआ करते थे, ना ही कंपनी के प्राइवेट व्यापार के लिए हुआ करते थे। इट इज़ ओनली फॉर कंपनीज गुड्स विच आर टू बी एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड। सो दिस इज बी। After death of Tipu Sultan in 1799, the British Tipu Sultan was killed in the 4th Anglo-Mysore War in his fort of Srirangapatnam, fighting against वेलेस्ली। वेलेस्ली से लड़ते हुए डेथ हो गई है। आर्थर वेलेस्ली, नॉट गवर्नर जनरल वेलेस्ली, आर्थर वेलेस्ली कमांडर इन चीफ था, उसके साथ लड़ते हुए डेथ हुई है टीपू सुल्तान की। वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। आर्थर वेलेस्ली के साथ टीपू सुल्तान वॉज फाइटिंग। तो टीपू सुल्तान की डेथ के बाद टीपू के सक्सेसर्स को मैसूर दे दिया गया था, या पूरा मैसूर ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन गया है, या ए स्मॉल किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टीपूज टेरिटरी एंड वॉज गिवन टू वोडियार शासक, या शेयर द होल टेरिटरी विद मराठाज एंड द निज़ाम, या फिर पूरा का पूरा मैसूर कंपनी ने निज़ाम और मराठा के साथ शेयर कर लिया है, या फिर उसमें से एक हिस्सा उन्होंने दे दिया है वोडियार शासकों को जिनसे हैदर अली ने कभी छीना था मैसूर। तो आंसर इज सी। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई है तो मैसूर में से एक छोटा सा किंगडम निकालकर वोडियार राजाओं को दे दिया है जिनका सेनापति हुआ करता था हैदर अली। तो वो और उनसे साइन करा ली सब्सिडी अलायंस और कुछ हिस्सा बांट लिया है निज़ाम के साथ। तो सी इज़ द आंसर। After Third Anglo-Mysore War, with the defeat and death of Tipu Sultan, nearly half the Tipu dominions were divided between the British and the allied Nizam. This is NCERT class 12th. The reduced kingdom of Mysore was restored to descendants of original Rajas from whom Hyder Ali seized power. वोडियार शासक, वोडियारों से ले लिया गया है। Which of the governors general viceroy supported the cause of press? भारतीय प्रेस को सपोर्ट करने वाले कौन से गवर्नर जनरल वाइसरॉय हुआ करते थे? वेलेस्ली ने तो पाबंदियां लगाई है 1799 में। मेटकाफ कहलाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, चार्ल्स मेटकाफ। बेंटिक के बाद आया था 1-1.5 साल के लिए, इसने भारतीय प्रेस को बहुत आज़ादी दी है, इसलिए कहलाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। लिटन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास किया था और इंडियन प्रेस पे पाबंदियां लगा दी हैं। कोई भी भारतीय प्रेस नहीं लिख सकती है सरकार के खिलाफ। रिपन ने इसको हटा दिया था, रिपन ने फिर इंडियन प्रेस को फ्री कर दिया था। तो मेटकाफ एंड रिपन दे सपोर्टेड इंडियन प्रेस, वेलेस्ली एंड लिटन दे सप्रेस्ड इंडियन प्रेस। तो 2nd and 4th आर द वन हु सपोर्टेड द इंडियन प्रेस। रिपन ने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था जिससे भारतीय प्रेस पे पाबंदियां लगाई गई थी। इल्बर्ट बिल के बारे में 1883 में एक इल्बर्ट बिल आया था, इसके बारे में इसका ऑफिशियल नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। पहला स्टेटमेंट, इट रिकमेंडेड एबॉलिशन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशियल ट्रायल। जुडिशियल ट्रायल में कोई नस्लवाद नहीं चलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉ मेंबर ऑफ वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय CP इल्बर्ट जो वायसरॉय काउंसिल का लॉ मेंबर हुआ करता था। और इट वॉज सपोर्टेड बाई यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। और इसके फेवर में सारे अंग्रेज़ खड़े हो गए थे, उन्होंने बनाई थी एक यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। इनमें से कौन सा सही है? पहला सही है। इसका ऑफिशियल नेम यही था, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल 1883। इसने ये लिखा था, इस कानून में ये चेंज होना था कि अब अंग्रेज़ों के फैसले भी भारतीय जजेस कर सकते हैं। पहले भारतीय जजेस को अधिकार नहीं है कि अगर मुकदमे में अंग्रेज़ है तो भारतीय जजेस ज्यूरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें यह था कि अब अंग्रेज़ जजेस अकेले, भारतीय जजेस अलोन कैन ट्राई द केसेस ऑफ यूरोपियंस। तो ये सही है। ये एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये ख़त्म करना चाहते थे। CP इल्बर्ट वॉज लॉ मेंबर ऑफ वायसरॉयज काउंसिल और इट वॉज अपोज नॉट सपोर्ट। जब ये इंट्रोड्यूस हो गया इम्पीरियल काउंसिल में
तब सारे अंग्रेज़ों ने मिलकर एक संस्था बनाई है। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बिल पास हो जिसमें अंग्रेज़ों के मुकदमे को सुनने का अधिकार सिर्फ भारतीय जजेस को मिल जाए। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, वो इसके अगेंस्ट पूरे भारत में खड़े हो गए थे। वाइट म्यूटनी हो गई थी, सफ़ेद विद्रोह हो गया था, इसलिए ये सही नहीं है। इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया था, जिस सूरत में आया था उस सूरत में पास नहीं हो पाता है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर करेक्ट। सी इज द आंसर। द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स ऑफ 1881 एंड 1891 वर एप्लीकेबल टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फैक्ट्री एक्ट पास हुए थे 1881 में, 1891 में, किस पे एप्लीकेबल थे? चाइल्ड वर्कर्स पर, वीमेन वर्कर्स पर या टी प्लांटेशन वर्कर्स पर? एक पे, दोनों पे या तीनों पे? तो दे वर एप्लीकेबल ऑन चाइल्ड लेबर एंड वीमेन लेबर, नॉट एप्लीकेबल ऑन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन जो होती थी साउथ में और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पर बहुत सारे अत्याचार, एट्रोसिटीज़ लेबर पे होती थी, वो स्लेवडम के तहत कराया जाता था। तो याद रखेंगे, फैक्ट्री एक्ट्स टी प्लांटेशन वर्कर्स पे लागू नहीं हुआ करते थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको पहले दो हैं, तीसरा नहीं है। तो फर्स्ट एंड टू बी। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स, उन पे लागू होता था। दैट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लिमिटेड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 एंड रिक्वायर्ड दैट डेंजरस मशीनरी शुड बी फेंस्ड। 12 साल से कम के बच्चों को लिमिटेड आवर्स में काम कराया जाएगा, 7 साल से नीचे के बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, और जितनी मशीनरी डेंजरस है उसके चारों तरफ फेंसिंग लगाई जाएगी ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। और जो 1891 वाला एक्ट आया था, रिड्यूस मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 7 आवर्स, 7 घंटे, एक दिन से ज़्यादा नहीं करा सकते। फिक्स मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वीमेन एट 11 आवर्स पर डे विद एन 1.5 आवर इंटरवल। Working hours for men were left unregulated, provided weekly holiday for all, but these laws did not apply to British-owned and coffee plantations where labor was exploited and treated like slaves. याद रखेंगे, it was not for plantation labor, tea labor. उनके लिए नहीं थी ये, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए था। कुछ रेगुलेशन किया था फैक्ट्री एक्ट के तहत, कुछ इन चीज़ों पर काम किया था। बाल श्रम के अगेंस्ट काम करने वाला पहला बड़ा कदम था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 बाई रिपन। Which of the following set of features best describes रॉलेट सत्याग्रह and its effect? रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। अब उसके बारे में कुछ फीचर्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। अब इसमें से चारों में से बताइए कौन सा बिल्कुल सही फिट बैठता है रॉलेट और उसके इफेक्ट के बारे में। ऑल इंडिया स्ट्राइक, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, रिटर्न ऑफ टाइटल्स बाय प्रोमिनेंट मैन। बहुत से लोगों ने अपने टाइटल वापस कर दिए हैं, लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है नौकरियों से और पूरे भारत में स्ट्राइक हुई है। या ये रीजनल मूवमेंट था, डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह तोड़ी गई हैं, कम्युनिकेशन लाइन उखाड़ दी गई है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ है। या गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमेटी विद कांग्रेस मैन एज मेंबर। रॉलेट सत्याग्रह में जब जलियांवाला बाग हो जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें कांग्रेस के लोग भी मेंबर बने हैं, हंटर कमेटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी है। पीसफुल एजिटेशन थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब में हुई थी प्रॉब्लम, बाकी जगह शांति रही थी। या फिर पूरे भारत में स्ट्राइक हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी, और एक तरफा वापस हो गया था ये यूनिलेटरल विड्रॉवल ऑफ सत्याग्रह। तो ऑब्वियसली द बेस्ट आंसर इज दिस, ऑल इंडिया स्ट्राइक गांधी जी ने की थी। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और 18 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हो गया, 13 अप्रैल को उसके बाद और प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो 18 अप्रैल को गांधी जी से खुद ही वापस ले लेते हैं, कहते हैं इट वॉज माई हिमालयन ब्लेंडर। रॉलेट सत्याग्रह को लॉन्च करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बिना लोगों को सत्याग्रह की टेक्निक सिखाए उनसे यह आशा करना कि वो सत्याग्रह करेंगे वॉज माई ग्रेटेस्ट मिस्टेक। आई कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड, ही सेड अबाउट लॉन्चिंग रॉलेट सत्याग्रह, नॉट विड्रॉइंग रॉलेट सत्याग्रह। तो डी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर नॉट पार्ट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में साइमन कमीशन जब आ गया था भारत में स्टडीज़ करने के लिए और 1919 के रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए कि भारतीयों को 10 साल बाद जो रिफॉर्म्स देने हैं वो क्या हो, तो इंडियंस ने अपनी एक नेहरू कमेटी बना ली थी, चेयर्ड बाई मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट के फीचर्स पूछ रहे हैं आपसे। क्या उसमें डोमिनेंट स्टेटस था,
क्या पृथक निर्वाचन की बात की गई थी? क्या सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए एक उम्र के ऊपर? या रिलीजन और स्टेट में सेक्युलरिज्म मतलब डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, एंड फेडरल सेटअप विद रेजिडरी पावर्स विद द प्रोविंसेस, और फेडरल सेटअप बना दें और जो रेजिडरी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को दे दी जाएं। तो इनमें से कौन से फीचर पार्ट नहीं थे? डोमिनेंट स्टेटस पार्ट था, पृथक निर्वाचन पार्ट नहीं था। इन्होंने कहा था कॉमन इलेक्ट्रेट हो, ये हो सकता है मुस्लिम्स के लिए कुछ सीट निर्धारित कर दी जाए उनकी पॉपुलेशन के अनुसार, लेकिन सभी लोग सबके लिए वोट देंगे। एडल्ट सफरेज उसमें हुआ करता था, ये भी हुआ करता था। और फिफ्थ नहीं था ये, दिस वॉज पार्ट ऑफ दिस, दे वॉन्टेड दिस सेटअप विद रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर नॉट प्रोविंसेस। तो 2 and 5th वर नॉट पार्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट। 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड यूनिटरी सेंटर विद रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स सेंटर के साथ रहेंगी। इट डिडंट रिकमेंड separate electorates, it recommended only joint electorates with residual Muslims in the center wherever they are in minority. Which of the following features do not mark civil disobedience movement? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इनमें से कौन से फीचर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं थे? बड़े स्तर पे भारत में लोग अरेस्ट किए गए थे इस मूवमेंट के दौरान। 1930 से 34 तक ये फेजेस में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेबर स्ट्राइक बड़े स्तर पे हुई थी पूरे भारत में। बायकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस एंड कोर्ट्स पूरे भारत में हुआ था। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स हुआ था। तो इनमें से कौन से सविनय अवज्ञा आंदोलन के पार्ट नहीं थे? लेबर स्ट्राइक्स बहुत ना के बराबर हुई थी, लेबर स्ट्राइक बड़े स्तर पे नहीं हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और बायकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस कोर्ट्स वगैरह मिनिमल थे, बहुत ज़्यादा जैसे नॉन कॉपरेशन में हुआ था उसके मुकाबले बहुत कम स्तर पर स्कूल कॉलेजेस या कोर्ट्स का बायकॉट इस समय किया गया था, क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकेबल था। और पीजेंट्स ने बहुत बड़े स्तर पर पार्टिसिपेशन किया था। तो सेकेंड एंड थर्ड वर नॉट पार्ट ऑफ डू नॉट मार्क लार्ज स्केल लेबर स्ट्राइक्स एंड बायकॉट ऑफ दिस थिंग। तो डू नॉट मार्क मूवमेंट, तो सेकेंड एंड थर्ड बी इज द आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। द मूवमेंट विटनेस लार्ज स्केल वॉयलेंस थ्रू आउट इंडिया। पूरे भारत में बड़े स्तर पे वॉयलेंस हुई थी क्विट इंडिया में। कांग्रेस कंक्लूडेड दैट वॉयलेंट मेथड्स वर फ्यूटाइल टू अटेन इंडिपेंडेंस। और मूवमेंट की वॉयलेंस देखने के बाद कांग्रेस ने ये मान लिया था कि वॉयलेंस से कुछ होने वाला नहीं है, वॉयलेंस से नहीं मिलने वाली है हमको इंडिपेंडेंस। द मूवमेंट प्लेस द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन द इमीडिएट एजेंडा ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब मूवमेंट के हालात देखकर, उसका असर देखकर अंग्रेज ये मान चुके हैं कि अब भारत की इंडिपेंडेंस अंग्रेज़ों के बिल्कुल एजेंडा में बहुत सबसे प्रायोरिटी पे आ गई है। गांधी जी रिफ्यूज टू कंडेम द वायलेंस। गांधी जी ने भी वायलेंस को, वैसे तो नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाते थे, लेकिन इस समय उन्होंने भी वायलेंस को कंडेम करने से मना कर दिया है। तो इनमें से कौन से करेक्ट हैं? ये सही है कि पूरे भारत में बड़े स्तर पे वायलेंस हुई है। इट वॉज द मोस्ट वायलेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस ने ऐसा कंक्लूड नहीं किया है कि वायलेंट मेथड्स फॉर फ्यूटाइल टू इंडिपेंडेंस, ये रॉन्ग है। ये सही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेज समझ चुके हैं कि अब भारत को पकड़ के रख पाना मुश्किल है, इसलिए कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिसमें भारतीयों को सरकार में बड़े स्तर पर लाना पड़ेगा। तो ये सही है। ये भी सही है कि गांधी जी ने कह दिया था कि मैं वायलेंस को कंडेम करने को तैयार नहीं थे। तो इनमें से सेकेंड इज नॉट करेक्ट एंड फर्स्ट 3, 4 आर करेक्ट। सी इज द आंसर। देखिए, गांधी जी रिफ्यूज टू कंडेम द वायलेंस ऑफ द पीपल बिकॉज ही सॉ इट एज अ रिएक्शन टू द मच बिगर वायलेंस ऑफ द स्टेट। ये सब किताबों के पैराग्राफ हैं। गांधी जी's major objection to violence was that its use prevented mass participation in the movement, but that in 1942 Gandhiji has come around to the view that mass participation would not be restricted as a result of violence. तो वो violence को outrightly condemn नहीं कर रहे थे। The greatest significance of this historic movement was that it placed the demand of independence on the immediate agenda of the British government. After quit India, there could not be a retreat. Any future negotiation with the British government could only be on the manner of transfer of power. लिनलिथगो ने बोला था, by far the most serious rebellion since 1857. 57 के बाद ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है भारत में। NCERT क्लास 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला कॉन्फ्रेंस में इनमें से किसने एक्टिव पार्ट नहीं लिया था? आप बताइए। मैं पानी पी लेता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, MK गांधी, MA जिन्ना। शिमला कॉन्फ्रेंस में इनमें से किसने एक्टिव पार्ट नहीं लिया था? गांधी जी। 1944 के बाद गांधी जी वॉज नॉट दैट एक्टिव इन negotiations even though he was in Shimla at that time, but he was not official part of Shimla conference. गांधी जी शिमला कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल पार्ट नहीं हुआ करते थे। इवन दो ही वॉज इन शिमला, ही वॉज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द शिमला कॉन्फ्रेंस इन द नेगोशिएशंस। एक बैक एडवाइजर के तौर पे ही वॉज देयर बट ही वॉज नॉट ऑफिशियल पार्ट ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो आंसर इज गांधी जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? इनमें से कौन सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बारे में सही नहीं है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वी आर टॉकिंग ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये उनमें से चुने जाते हैं जो ऑलरेडी MP होते हैं। और कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है, अपॉइंट करता है। पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, द रेजिग्नेशन ऑफ द PM कॉजेज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और मंत्रियों के इस्तीफे का कारण बन जाता है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिजाइन। जितने केंद्र के मंत्री होते हैं दे रिजाइन बाय एड्रेसिंग द लेटर टू हुम? प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी मंत्री को इस्तीफा देना होता है तो वो इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है या प्रधानमंत्री को करता है? इन तीनों में से कौन सा सही है आप बताइए। तो वी आर टॉकिंग ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नॉट प्राइम मिनिस्टर। भारत सरकार को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, PM अपॉइंट नहीं करते हैं। दो ऑल द नेम्स आर एडवाइज्ड बाय हुम? PM। और ओनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? नॉट नेसेसरी। इवन ए नॉन MP कैन बिकम मिनिस्टर। नॉन MP भी मंत्री बन सकता है बट उसे 6 महीने में MP बन जाना जरूरी होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। भारत सरकार को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 75-74। ठीक है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा बाकी मंत्रियों के इस्तीफे का कारण बन जाता है। इफ PM रिजाइंस द ऑल द मिनिस्टर्स आर बाउंड टू रिजाइन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर PM का इस्तीफा होता है तो बाकी मंत्रियों का भी इस्तीफा हो जाता है। बिल्कुल सही है। ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल रिजाइन बाय एड्रेसिंग लेटर टू द नॉट PM प्रेसिडेंट। अगर मंत्री को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, PM को संबोधित नहीं करेगा। तो इसमें से कौन सा सही है? दूसरा ही सही है, पहला तीसरा गलत है। हम पूछ रहे हैं कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड टू मिनिस्टर्स बाय द PM अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। मंत्रियों को जो मंत्रालय दिए जाते हैं जिन्हें पोर्टफोलियो कहते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं, एलोकेट करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। ये रॉन्ग है। पोर्टफोलियोज आर एलोकेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ PM अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो नियम बना लें, उन नियमों के तहत मंत्रियों को वो डिपार्टमेंट देंगे। ये बात अलग है, PM जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे डिपार्टमेंट देते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो देने का काम संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का है, PM का नहीं है। और ये नियम होते हैं जो राष्ट्रपति के नाम पे बनते हैं अंडर आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड एज वेल एज लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के हेड भी हैं और बिना उनके पार्लियामेंट भी नहीं होती है। राष्ट्रपति जब बिल पे साइन करते हैं तभी एक्ट बनता है, तो ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट्स टू फ्रीडम? राइट्स टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं कहलाते हैं राइट्स टू फ्रीडम। इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19(1)(c) पार्ट ऑफ राइट्स टू फ्रीडम। आर्टिकल 16 राइट्स टू सीक स्टेट एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में है, ये फ्रीडम का पार्ट नहीं है। राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट आर्टिकल 20 में है, और आर्टिकल 20 और 22 दोनों में से कवर कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट मल्टीपल पनिशमेंट फ्रॉम सेम ऑफेंस अगेन आर्टिकल
20। तो ये दोनों के दोनों जो हैं इनमें से तीसरा गलत है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ राइट्स टू फ्रीडम, इट इज़ पार्ट ऑफ दिस राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 16। Which of the following statements do not hold true in the context of part 4? हम DPSP में बात कर रहे हैं, DPSP के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? It includes the instructions to the state to secure socio-economic development. ये सरकारों को एक हिदायतें देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लोगों का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कीजिए, बिल्कुल सही है। It strives to achieve equal justice by providing free legal aid. Yes, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ 39A में लिखा हुआ है, which was added by 42nd Amendment Act 1976. There should be equal justice. सबके लिए समान न्याय हो, उसके लिए फ्री लीगल एड होनी चाहिए, ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 39 कैपिटल ए में। It enunciates clear and specific directions. ये साफ साफ लिखता है पार्ट 4 कि फंडामेंटल राइट को DPSP ओवरराइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत है। मतलब पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स को नीचे कर देता है ओवर DPSP अगर ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज़ नॉट करेक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा किया था कि होल पार्ट 4 इज मोर इंपॉर्टेंट देन फंडामेंटल राइट्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा किया था कि पूरे अगर DPSP इंप्लीमेंट कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट ब्रेक होता है तो होने दो, पार्ट 4 इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस पर्टिकुलर थिंग। बाद में वो उसका जुडिशियल रिव्यू हुआ और वो कैंसिल कर दिया गया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। अगेन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में स्टेटमेंट है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल टू बिकम पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट चुनने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जो MP होते हैं वो एलिजिबल हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, हल्का सा टफ क्वेश्चन है। यूनियन गवर्नमेंट का मेंबर बनने के लिए जितने MPs हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों वो एलिजिबल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सिर्फ इलेक्टेड MP मंत्री बन सकते हैं, नॉमिनेटेड नहीं बन सकते। दूसरा स्टेटमेंट, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के वो प्रधानमंत्री के नाम पर लिए हुए माने जाते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये पहला सही है। मंत्री बनने के लिए MP होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी का ही हो, अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है। ये PM पर डिपेंड करता है कि PM चाहे तो अपोजिशन पार्टी से भी मेंबर ले सकता है। जवाहरलाल नेहरू कुड हैव नॉन कांग्रेस मेंबर्स एज पार्ट ऑफ हिज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑल MPs आर एलिजिबल, बिल्कुल ये। बट पॉलिटिकल सिस्टम ये कहता है कि अपनी पार्टी के लेंगे, लेकिन एलिजिबल सब हैं, वो रूलिंग पार्टी के हो या ना हो। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही एलिजिबल हैं। MP होना ज़रूरी है। आप MP कैसे भी बने हो, यू कैन बिकम मिनिस्टर। और जितने यूनियन के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए हुए माने जाते हैं, नॉट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें से सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? वन ओनली। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल बिजनेस इन द पार्लियामेंट। जो बजट वाली बिजनेस होती है, फाइनेंशियल बिजनेस, उसके बारे में है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट। आर्टिकल 112 में होता है बजट। संविधान को बजट में बोला गया, संविधान में बजट को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? आने वाले साल में सरकार के संभावित खर्चे और संभावित इनकम, उसका स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द बजट, रॉन्ग है। राज्यसभा बजट को डिस्कस कर सकता है। मनी बिल है तो उसके पास पावर नहीं है, लेकिन डिस्कशन की पावर है उसके पास। तो ये सेंटेंस गलत है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉस्ट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। नो, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि वो बजट को पेश करवाएं। उसे करते फाइनेंस मिनिस्टर है, दैट इज कस्टम, ट्रेडिशन, कन्वेंशन है। लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 इट इज द ड्यूटी ऑफ राष्ट्रपति टू सी, टू एंश्योर दैट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर अ बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। तो सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, पहला सही है। तो इनमें कौन सा करेक्ट है? 2 and 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फेडरेशन फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स टू द यूनियन।
जो इंडिया में फेडरल सेटअप है उसमें ऐसा है कि जो राज्य हैं वो सेंटर के अधीन होकर काम करते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। पहला स्टेटमेंट, इंडियन स्टेट्स एंजॉय डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम द यूनियन, और राज्यों को जितनी पावर्स मिलती हैं वो सेंटर की तरफ से डेलीगेट की जाती हैं, डिवॉल्व की जाती हैं। रॉन्ग है, राज्य इंडिपेंडेंट एंटिटी हैं, वो सेंटर के अधीन होकर काम नहीं करती हैं, वो संवैधानिक एंटिटी हैं और उनकी सारी पावर संविधान से निकलती हैं, उन्हें सेंटर अपनी पावर नहीं देता है। तो दे आर नॉट वर्किंग इन सबॉर्डिनेशन टू द यूनियन एंड दे derive all their powers from the various provisions of the constitution. They are not given power by the union government. तो both are wrong, neither one nor two. Which of the following are not correct about fundamental rights? Fundamental rights के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? Fundamental rights provide protection against arbitrary executive and legislative actions. Fundamental right हमारी सुरक्षा है किसके अगेंस्ट? सरकार आर्बिट्रेरली काम करे, अपनी मनमर्जी से काम करने लगे उसके अगेंस्ट हैं, या पार्लियामेंट मनमानी से कानून बनाने लगे उसके अगेंस्ट हैं। बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, सरकार किसी को भी बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके अगेंस्ट हम कोर्ट जा सकते हैं, या सरकार कैसा भी कानून बना दे और उससे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट्स आर आवर शील्ड, आवर प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड द लेजिस्लेचर्स। बिल्कुल सही है। सिटीजनशिप इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अवेल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट लेने के लिए नागरिक होना ज़रूरी है। नॉट नेसेसरी, सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 ये सब तो है नागरिकों के लिए, बाकी नॉन सिटीजन्स के लिए भी हो सकते हैं। ऑल राइट्स आर एब्सोल्युटली गारंटीड एट ऑल टाइम्स, सारे फंडामेंटल राइट्स हमेशा ही अवेलेबल हैं, कोई भी कारण, कोई भी हालात देश में हो, सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के आदेश से। तो ये कहना कि फंडामेंटल राइट्स हर समय अवेलेबल हैं, एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो पहला सही है कि ये हमारी सुरक्षा कवच है अगेंस्ट सरकार का मनमाना एक्शन हो, चाहे वो कानून बनाकर हो, चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हो, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो नॉट करेक्ट, 2 and 3 आर नॉट करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट today's collection of questions session. Hope you are enjoying these videos and these questions and gaining a lot of important points about the subject which will be useful for you for your all the exams. So please do make a comment, subscribe कीजिए, आगे बढ़ाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। Thanks a lot.